हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया एक्ट, दैट इज इंश्योरेंस एक्ट 1938। अगर मैं इस चैप्टर की आपसे बात करूं तो आपके पेपर में 5-7 नंबर का आ ही जाता है। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 स्टार्ट करने से पहले अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूं कि व्हाट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने तरह की होती है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली इंश्योरेंस अगर मैं बहुत सीधी सी भाषा में बोलूं ना, तो इंसान इंश्योरेंस कराता क्यों है, पहले तो मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूं। एक चीज तो मानते हो कि इंसान जो इंश्योरेंस कराता है वो इसलिए कराता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं रिस्क लगता है। जहां उसे रिस्क लगता है वहां वो इंश्योरेंस कराता है। एग्जाम्पल, मेरे को लगता है कि मैंने बाइक खरीदी है, वो चोरी ना हो जाए, तो एक रिस्क है, तो मैंने इंश्योरेंस कराई। एग्जाम्पल, मेरे को लगता है यार मैं मर ना जाऊं, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, है ना, मेरी फैमिली को कौन देखेगा, तो वो भी एक रिस्क है, तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवाई। एग्जाम्पल, मेरे को लगता है मेरी शॉप मैंने बढ़ाकर इतनी बड़ी कर दी, कल कोई शॉप के ऊपर ऐसा ना हो आग वाग लग जाए तो मेरी शॉप का नुकसान कौन भरेगा, तो मैंने फायर इंश्योरेंस करवाई। तो एक चीज समझ आती है, जहां मेरे को रिस्क लगता है ना, वहां मैं इंश्योरेंस कराता हूं। तो पहला एक क्वेश्चन यही उठता है, सर व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज रिस्क। मैं बहुत सारे बच्चे से पूछता हूँ, बहुत डेली लाइफ में ना इस वर्ड को बहुत रूटीन वर्ड में, रूटीन लाइफ के अंदर बहुत यूज करते हैं, रिस्क रिस्क रिस्क, है ना। व्हाट इज रिस्क, तो सर तुमसे कोई बहुत सीधी सी भाषा में पूछे व्हाट इज रिस्क, तो आप बोलोगे सर द टर्म रिस्क मींस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, सर जो भी चीज अनसर्टेन है वो रिस्की है, बात खत्म। मैं घर से निकल रहा हूं, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि जहां पे मोर देन वन आउटकम है, जहां पे मोर देन वन आउटकम पॉसिबल है, वो रिस्की है। एग्जाम्पल लेके बात करें, मैंने पेपर दिया, वहां पे मोर देन वन आउटकम है, पास भी हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ, इसका मतलब रिस्क है। हमने सीएससीएस सीएमए के एग्जाम दिए, हम पास हो भी सकते हैं और नहीं भी, इसका हम एक रिस्क है। लेकिन कोई ऐसी चीज जहां पे रिस्क ना हो, जो चीज होनी ही होनी है, तो इसका मतलब वहां पे रिस्क नहीं है। तो इसका मतलब वहां पे जहां पे मोर देन वन आउटकम नहीं, जहां पे आउटकम ही एक है, एक से ज्यादा आउटकम है ही नहीं, और हमें पता है वो चीज मिलनी ही है, तो इसका मतलब फिर वो वहां पे रिस्क नहीं है, वहां पे रिस्क नहीं है। तो इसका जो चीज अनसर्टेन है, जहां पे एक से ज्यादा आउटकम है, वही जनरली रिस्की मानी जाती है। मैं घर से निकला ड्राइविंग करके, दो, अब इसमें भी रिस्क है कि मैं ड्राइविंग ढंग से कर पाऊंगा, मैं ढंग से अपने ऑफिस पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, ऐसा नहीं कोई गाड़ी वाला रास्ते में मार देगा या कोई और मार देगा रास्ते में। इसके लिए यहाँ पे भी एक मोर देन वन आउटकम है। तो जहां पे भी अनसर्टेनिटी है वो रिस्क है, जहां पे भी अनसर्टेनिटी है वो क्या है, रिस्क है। द टर्म रिस्क मींस अनसर्टेनिटी। अब एक तो रिस्क समझ आ गया, और जहां रिस्क होगा वहां हम इंश्योरेंस कराएंगे। दुकान पे मैंने कराया तो मोर देन वन आउटकम है ना, आग लगेगी नहीं लगेगी, लग भी सकेगी तो, लग गई तो, इसीलिए हमारे को रिस्क था तो हमने इंश्योरेंस करवा दी। सेम, मैं मर भी सकता हूं और नहीं भी, रिस्क है। मर गया तो मर ना जाऊं और फैमिली को कौन देखेगा, इसलिए मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवा दी, है ना। तो और सेम, मेरी बाइक चोरी होगी या नहीं, एक रिस्क है, चोरी हो गई तो, चोरी ना हो तो मैंने क्या करा दी, अपनी बाइक के लिए मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करा दी। अब तुमसे कोई बहुत सीधी सी भाषा में पूछे सर व्हाट इज इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस क्या बोलोगे आप, क्या है इंश्योरेंस। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं तुम्हें बोलूं तो इन सिंपल वर्ड्स, इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर लॉस, अगेंस्ट फ्यूचर लॉस। अभी तो बैकग्राउंड के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो इंश्योरेंस कितने तरह की होती हैं, तो सर लॉ कहता है बेसिकली दो ही इंश्योरेंस होती हैं। कहता है एक होती है लाइफ इंश्योरेंस, और लॉ कहता है जो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है वो बाकी सब क्या है, जनरल इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस बेसिकली दो तरीके की हो गई, इंश्योरेंस दो हो गई, एक हो गई लाइफ इंश्योरेंस और एक हो गई जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आप सबको पता ही है क्या होती है, हमारी लाइफ सिक्योर करने के लिए, ताकि हमारी फैमिली अगर अनाथ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले। और जनरल इंश्योरेंस क्या होती है, जिसके अंदर फायर इंश्योरेंस आ गई, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस आ गई, मैरीन इंश्योरेंस आ गई, वो जो मैरीन चलते हैं वो ना डूब जाएं, थेफ्ट इंश्योरेंस आ गई, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, जनरल इंश्योरेंस, ये सब क्या है, जनरल इंश्योरेंस। अब बैकग्राउंड की बात करते हैं कि सर अगर इंश्योरेंस के लिए अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो 1912 से पहले,
इंडिया में 1912 में इंडिया में पहला लॉ आया था, फर्स्ट लॉ आया था, जो कि इंश्योरेंस में डील करता था। जो कि किसमें डील करता था? इंश्योरेंस में। और इंश्योरेंस में भी स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 1912 से पहले इंडिया में इंश्योरेंस होती नहीं थी। 1912 से पहले भी इंडिया में इंश्योरेंस होती थी, लेकिन उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 1882 लगता था। तो इसके 1912 से पहले जो इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज काम करती थी, तो इंश्योरेंस का काम करती थी, उन कंपनीज के ऊपर क्या लगता था? कंपनीज एक्ट 1882। जो पहले आपको पता है ना, कंपनीज एक्ट अभी 2013 चल रहा है, उससे पहले 1956 था, उससे पहले 1913, उससे पहले 1882, ऐसे सीक्वेंस चलता आ रहा है। तो कंपनीज एक्ट 1882 चलता था उस टाइम पे। क्या चलता था? कंपनीज एक्ट 1882 चलता था, और इंश्योरेंस कंपनी उसके बेस पे रेगुलेट होती थी। और इंडिया में उस टाइम तक इंडिया में जनरल इंश्योरेंस नाम का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। इंडिया में जनरल इंश्योरेंस कंसेप्ट, तो कोई जनरल इंश्योरेंस को लेके तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था उस टाइम पे। इंडिया में सिर्फ एक ही इंश्योरेंस होती थी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया में 1912 में लाइफ इंश्योरेंस करा तो एलआईसी इंडिया में 1912 में बन गई, ना जी ना। इंडिया में एक एक्ट आया था, वो तुम्हारे को थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाऊंगा तुम्हारे को। कहां गया 1912 में एक एक्ट आया था, द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। इंडिया में 1912 में एक लॉ आया था। क्या? उस लॉ का नाम क्या था? इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। अब ये मत समझ लेना लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट बन गया तो इसका एलआईसी की बात कर रहे हैं, नहीं जी नहीं। इंडिया में 1912 में तो लॉ आया था कि लाइफ इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक लॉ आया था। नॉर्मल कंपनीज चल रही थी, लेकिन हमारे को नीड फील हुई कि यार एक स्पेसिफिक कंपनी जो सरकारी कंपनी हो और लोगों का भला करे, फ्रॉड करने के चांस कम हो, तो एक स्पेसिफिक कंपनी बनाई जाए, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी। उसके बाद 1956 के अंदर एलआईसी बनाई गई। और एलआईसी कब आई? 1956 में आई। एलआईसी कब आई? 1956 में। इसका खुद का एक्ट आया गया था, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट जो है 1912 में, और ऑर्डिनेंस पास करके उस एक्ट के अंदर एक नई कंपनी बनाई गई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो आपको पता ही आज के में एलआईसी। इंडिया के अंदर आज के में एलआईसी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी। और जितना पैसा इसके पास है, मेरे को नहीं लगता घर में, हर एक घर के अंदर आपको एक पॉलिसी तो एलआईसी की मिल ही जाएगी इंडिया में। वैसे आज के डेट में ऑल तो बहुत सारी कंपनीज हैं इंश्योरेंस के लिए। अगर तुमसे बोलो, बजाज एलियंस हो गया, मेट लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ओरिएंटल इंश्योरेंस हो गया, रिलायंस वालों की इंश्योरेंस आती है, तो इंश्योरेंस की तो कमी नहीं है। लेकिन एलआईसी लोग ट्रस्ट करते हैं, एलआईसी पे आज भी लोग ट्रस्ट करते हैं। तो एलआईसी इंडिया में 1956 में आया था, चीज याद रखनी है। और एक्ट कब आ गया था एलआईसी, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 में, लेकिन उस टाइम पे वो नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए आया था। लेकिन एलआईसी कंपनी कब बनाई गई इंडिया में? 1956 में। तो पहले जो नॉर्मल कंपनी चल रही थी वो अलग चल रही थी। एक स्पेसिफिक कंपनी एलआईसी कब बनाई गई? 1956 के अंदर बनाई गई, 1956 में बनाई गई। अच्छा, एक बात अगर और कर ले तो इंडिया में ना पहले तो खाली जब लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट ही चलता था, और वो भी खाली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज के हाथ में होता था। किसके हाथ में होता था? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज के हाथ में होता था। पहले इंडिया में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को तो अलाउड ही नहीं था। देन लेटर ऑन, लाइफ इंश्योरेंस के बाद लेटर ऑन जनरल इंश्योरेंस भी आई इंडिया के अंदर, अभी देखेंगे कब आई। और जनरल इंश्योरेंस के लिए इंडिया में जो एक कंपनी बनाई गई उसका नाम था जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी के लिए, ऐसे है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और ये आज भी है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीआईसी, बहुत सारे इनके ऑफिस हैं। इनकी आज के डेट में 5 सब्सिडरीज हैं। अगर हम देखें गूगल के ऊपर तो वो भी देख लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सब्सिडरीज। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की सब्सिडरीज कौन कौन कितनी है? 5 हैं। देखो, तुम्हारी बुक में 4 लिखी हुई हैं, लेकिन एक लेटर ऑन 5 भी बनी। जीआईसी री साउथ इंश्योरेंस साउथ अफ्रीका लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जीआईसी एसेट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
और ये भी इसी की सब्सिडी, ओरिएंटल इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस की सब्सिडरी है। ओरिएंटल तो आपको पता ही है। जीआईसी ऑफ इंडिया यूके ब्रांच, जीआईसी इंडिया कॉर्पोरेशन मेंबर्स लिमिटेड, ये इनकी 5 सब्सिडरीज हैं आज की डेट के अंदर। और ये कब बनी थी? कब बनी थी? 1972 में बनी थी। कब बनी थी? 1972 के अंदर बनी थी। और ये इसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी। इसके अंदर पैसा किसका लगा हुआ है? गवर्नमेंट का। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई के अंदर है। तो बेसिकली 1972 में जनरल इंश्योरेंस का कंसेप्ट आया, जीआईसी आई, फिर उनकी 5 सब्सिडरीज हैं वर्ल्ड वाइड, और फिर जनरल इंश्योरेंस का कंसेप्ट भी आ गया। लेकिन 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 अभी तक तुम देखो तो लाइफ इंश्योरेंस भी सरकार के हाथ में है और जनरल इंश्योरेंस भी सरकार के हाथ में। उसके लिए उन्होंने जीआईसी बनाई, लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलआईसी बनाई। अभी तक इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर हैंड्स में नहीं है। जब इंडिया में प्राइवेटाइजेशन आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद, जब इंडिया में प्राइवेटाइजेशन आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन वगैरह आया, तो उसके बाद भी सन 2000 में इंडिया में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आनी शुरू हुई। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इंश्योरेंस बिजनेस में आनी शुरू हो गई। और अब आपको आज के डेट में तो बहुत सारी पता ही है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, बजाज एलियंस हो गई, मेट लाइफ हो गई, और रिलायंस इंश्योरेंस हो गई, बहुत सारी, कोई गिनती नहीं है। लेकिन ट्रस्ट लोग आज भी एलआईसी वगैरह पे या जीआईसी पे ही करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज पे करते हैं। हमारे इंडिया में लोगों को सरकारी कंपनीज पे ट्रस्ट ज्यादा होता है। तो अब आपको बेसिक फंक्शनिंग समझ आई, क्या होता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने तरह की होती है, इंश्योरेंस एक्ट इंडिया में कब आया। पर एक चीज तुम एक चीज देखो, इंश्योरेंस का कंसेप्ट इंडिया में पहले से चला आ रहा है, लेकिन इंश्योरेंस के लिए एक स्पेसिफिक रेगुलेटर, जैसे आपको पता है स्टॉक मार्केट के लिए रेगुलेटर कौन है? सेबी। तो सेम जैसे टेलीकॉम कंपनीज के लिए रेगुलेटर कौन है? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी। देखो स्टॉक मार्केट के लिए रेगुलेटर कौन है? स्टॉक मार्केट के लिए रेगुलेटर कौन है? ऊपर लिख देते हैं रेगुलेटर्स। तो स्टॉक मार्केट का कौन है? सेबी। टेलीकॉम कंपनीज का कौन है? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेम अगर मैं अब आपसे बात करूं तो ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी है रेगुलेटर, इनका स्पेसिफिक रेगुलेटर है। भाई ऊपर कोई कंट्रोल करने के लिए पापा तो चाहिए ना, जो कंट्रोल करें इनको। तो इंश्योरेंस कंपनीज के पापा कौन है? इडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अगर मैं आपसे बात करूं तो इरडा का लॉ भी तुम आप मेरे से पढ़ोगे, वो छोटा सा लॉ है। इंश्योरेंस लॉ तो बहुत छोटा है, लेकिन इरडा उससे भी छोटा है, तुम्हारे को पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने पार्ट ऊपर ये लिखा है, पार्ट बी में इरडा है। पार्ट बी में इरडा के लॉ पढ़ने हैं आपने। इरडा 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 ये रहा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो इरडा इंडिया में 1999 के अंदर आया। तो बेसिकली एक चीज समझ आती होगी कि यहां पे लॉ पहले आया, इंश्योरेंस कंपनीज पहले आई, उनके पापा बाद में आए, है ना। इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहां पे बाप बाद में आता है, बेटा पहले आता है। सेम सेबी में भी यही होता है, सेबी पहले आया था, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पहले आ गया था इंडिया में, सेबी बाद में आया था, राइट। तो सेम ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर भी है, इंश्योरेंस कंपनीज पहले आ गई, उनको रेगुलेटर बाद में आया। बेसिकली ये क्यों आए बाद में? क्योंकि पहले कभी नीड ही फील नहीं हुई कि इनको कोई रेगुलेट करने के लिए चाहिए। लेकिन लेटर ऑन जब बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज ने, उधर सेम बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स ने, स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह ने फ्रॉड करने शुरू करे, तो उसके बाद उनके लिए नीड फील हुई कि उनके ऊपर स्पेसिफिक रेगुलेटर, तो वहां पे सेबी बना, तो यहाँ पे क्या बना? इरडा बना। यहाँ पे क्या बना? इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो कहता है इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एज पॉसिबल। एक इंश्योरेंस से क्या है? एक मेथड है। इंश्योरेंस एक मेथड है, किस चीज के लिए? ऑफ स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन अ पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस टू सीरियस टू बी कन्वीनियंटली बोर्न बाय इंडिविजुअल। अकेला बंदा बियर नहीं कर सकता है इतना बड़ा लॉस, ताकि वो बियर ना करे तो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज बियर करे। और उसके बदले आपसे क्या लेती है? प्रीमियम लेती हैं। हर किसी का लॉस थोड़ी होगा। देखो अगर कोई बंदा मेडिकल इंश्योरेंस करवाता है तो उनको वो पैसा कहां से कमाते हैं? दो चीजों से कमाते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज दो तरीके से पैसा कमाती है। एक तो जो आपने, उन्होंने सपोज आपने किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस करवाई, 1 साल के लिए करवाई, अगर आपको बीमारी लगी तो ही तो आप उनसे फायदा लोगे, बेनिफिट लोगे। अगर आपको बीमारी नहीं लगी तो जो आपने उनको प्रीमियम दिया था उनकी कमाई हो गई, वो उनकी क्या है? कमाई। तो और कोई भी इंसान अपने आप को जान के तो बीमार करेगा नहीं, है ना, कि नहीं नहीं मैंने तो इंश्योरेंस कंपनी को 5,000 का प्रीमियम दिया है, देख 5 लाख का कवर है तो 5 लाख के लिए बीमारी लेके जाता हूं अपने पास, 5 लाख की बीमारी ले लूंगा ताकि 5,000 का फायदा उठा लूं। ऐसा तो कोई करेगा नहीं, अपने आप को कोई जान के तो बीमार करेगा नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनीज को वही फायदा है।
और दूसरा फायदा क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी पे जितना पैसा कलेक्ट करती है वो अलग अलग कंपनीज के शेयर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है, तो वहां से जो डिविडेंड इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम आती है, वो कमाती है। एलआईसी का जाके पैसा चेक कर लेना, कितना समझ आ जाएगा, और वो उनका पैसा क्या काम करते हैं उस पैसे से वो भी समझ आ जाएगा। वो लोन भी देते हैं, वो अलग अलग कंपनीज के शेयर डिबेंचर में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो वहां से भी कमाते हैं, हर जगह से कमाते हैं। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन अ पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस टू सीरियस टू बी कन्वीनियंटली बोर्न बाय एन इंडिविजुअल। अकेला बंदा बियर नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने क्या करवाया, इंश्योरेंस का कंसेप्ट लेके, ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज बियर करें, एक बदले में क्या लें आपसे, प्रीमियम। Therefore, the fundamental function of insurance to shift the loss suffered by sole individual to a willing and capable professional risk bearer। आ गई ना बात, यहाँ पे प्रोफेशनल रिस्क बियर कौन है, इंश्योरेंस कंपनीज की। एक इंडिविजुअल सफर ना करे, एक नॉर्मल बंदा जिसने इंश्योरेंस ना करवा रखी हो, और तुम सोचो उसको भी कोई बीमारी लग जाए बड़ी, 10 लाख रुपए करने खर्चने पड़ जाए तो घर वर सब बिक जाएगा, नॉर्मल बंदा जो बिलो मिडिल क्लास है। और अगर वही उसने 5-10 हजार रुपए की इंश्योरेंस करवा रखी हो मेडिकल, और अगर उसके पास उस चीज का फायदा हो, तो वो छोटा लालच ना देखे, तो वो बंदा कल को कोई बीमारी होती है तो उसका इंश्योरेंस में कवर होकर वो बच जाएगा। इन कंसिडरेशन ऑफ अ कंपैरेटिव स्मॉल कंट्रीब्यूशन कॉल्ड द प्रीमियम। कह रहा है जो उसको इंश्योरेंस का फायदा मिलता है, बदले में उसे एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन देना होता है, किस फॉर्म में, प्रीमियम की फॉर्म में। आपको पता ही, आपको प्रीमियम जाता है। इंश्योरेंस दस रिड्यूसेस द fears of future risk to the individual insured and by capital formation it helps the growth of the industry। लाइन बड़ी सुनना, बड़े ध्यान से क्या है, इंश्योरेंस फ्यूचर रिस्क तो खत्म करती है एक बंदे का, इंडिविजुअल का, साथ में कैपिटल फॉर्मेशन, जब आप इतना सारा पैसा दे रहे हो और इंश्योरेंस कंपनी कैपिटल बढ़ रही है, उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, वो अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाते हैं, फंडिंग आती है मार्केट के अंदर, और उससे क्या होता है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मींस बढ़ती है आगे, क्या, प्रोडक्शन बढ़ती है, लुब्रिकेंट्स बढ़ते हैं। लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या था, आगे बढ़ाकर ले जाना, स्मूथनिंग, मशीनरी और प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंप्रूव्स द इकोनॉमी नेशन। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज को पैसा देने से इकोनॉमी में कैसे, नेशन में बढ़ रहा है, इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है। आप एक इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे रहे हो अपने भले के लिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अपना भला सोच रही है, वो क्या कर रही है, अलग अलग कंपनीज के शेयर डिबेंचर में लगा रही है, और वहां से इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम कमा रही है। अब वो जिन कंपनीज के अंदर पैसा लगा रही है, तो उन कंपनीज को तो फंडिंग मिल गई ना। अब वो भले कंपनी किसी भी चीज में डील करती है, प्रोडक्शन में डील करती है, मार्केटिंग में डील करती है, सेल्स में डील करती है, वो उन कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, उन कंपनी को फंडिंग मिल रही है, इंश्योरेंस कंपनी को लोगों के पैसे से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो भी मजे ले रहे हैं, लोग भी रिस्क फ्री हो गए, इंश्योरेंस कंपनी भी मजे ले रही है, और दूसरी कंपनी मजे ले रही है, उनको फंडिंग मिल गई। तो एक इंश्योरेंस कंपनी पैसा लगाने से कितनी जगहों पे वो पैसा रोटेट होता है। इट मोबिलाइजेस द रिसोर्सेज एंड एक्सेलरेट्स एंड स्टेबलाइजेस ग्रोथ एंड हेल्प्स इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। क्या था, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है, आपके छोटे मोटे पैसे से आप लोगों की ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी, और अल्टीमेटली आप भी सेफ रहोगे, इकोनॉमी भी ग्रो करती जाएगी, और लोगों के लिए वेलफेयर स्टेट बन जाएगी, लोगों का भला होगा। कहता है प्रायर टू 1912, अब आपको पता है 1912 से पहले इंडिया में कोई लॉ ही नहीं था स्पेसिफिक इंश्योरेंस को लेके। देयर वाज नो इंश्योरेंस लॉ इन इंडिया। 1912 से पहले इंडिया में कोई इंश्योरेंस लॉ नहीं था। द इंश्योरेंस कंपनीज वर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ इंडियन इन कंपनीज एक्ट 1882। आ गई ना बात, उस टाइम पे वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग गवर्न होती थी। आगे, इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी मैनी कंपनीज स्प्रैंग अप। स्प्रैंग अप का मतलब था उठी, कुछ कंपनियां अप हुई, एंड मैनी ऑफ देम वर अनसाउंड। तो कह रहा है जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई तो उसमें बहुत सारी कंपनियां ग्रो करी, बहुत सारी कंपनियां डूब गई। आगे, सो दीज स्प्रैंग अप का मतलब ग्रो कर गई, और डाउन का मतलब आपको समझ, अनसाउंड मींस डाउन हो गई। सो दीज डिमांडेड अ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मींस लॉ। तो इन बहुत सारी कंपनीज ने डिमांड करा कि एक लॉ आना चाहिए टू कंट्रोल इंश्योरेंस कंपनीज। तो कह रहे हैं बहुत सारी कंपनियां, पहले इंश्योरेंस बिजनेस कैसे चलता था, 1882 के अकॉर्डिंग चलता था, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और कंपनीज एक्ट में बहुत सारे इंश्योरेंस के प्रोविजन साइलेंट थे। लोग इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी लोन का भी काम करती है देने का, तो लोग इंश्योरेंस कंपनी से लोन लेके उनका पैसा मार लेते थे, उनको बड़ा परेशान करते थे, बहुत सारी कंपनियां लॉस में चली गई। तो बहुत सारी कंपनीज ने डिमांड करी कि एक लेजिस्लेशन आनी चाहिए। लेजिस्लेशन मींस लॉ आना चाहिए, किसके लिए, स्पेसिफिकली इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। और इसलिए इंडिया में 1912 में एक लॉ बनाया गया, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट एंड द प्रोविडेंट इंश्योरेंस सोसाइटीज एक्ट वर पास टू कंट्रोल द लाइफ इंश्योरेंस ओनली। लेकिन ये जो लॉ आए थे खाली किस चीज के लिए आए थे, लाइफ इंश्योरेंस को कंट्रोल करने के लिए आए थे, जनरल इंश्योरेंस को कंट्रोल करने के लिए नहीं आए थे। द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ इंग्लिश इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1909। तो ले देखिए, हमने जैसे आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंग्लिश लॉ से कॉपी किया गया, वहां से बनाया गया, तो सेम हमने यहाँ पे भी कुछ नया नहीं किया। हमने 1912 वाला जो इंडिया में लॉ बनाया उसको इंग्लैंड का जो बाहर का लॉ था उधर से इंग्लिश लॉ से कॉपी किया गया 1909 से। तो 3 साल पहले एक इंग्लैंड में लॉ बना था बाहर का, वहां से कॉपी किया गया उसको। द इंडियन लेजिस्लेशन डील्ड विद ओनली लाइफ इंश्योरेंस वाइल द इंग्लिश, और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन तो की होगी ऑब्वियसली बात है इंडियन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। और वैसे भी उस टाइम पे तो इंडिया में रूल भी कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स। आपको पता ही होगा ना, 1947 से पहले इंडिया में कौन रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स।
द इंडियन लेजिस्लेशन डील्ड विद ओनली लाइफ इंश्योरेंस व्हाइल द इंग्लिश एक्ट गवर्न लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज नॉन लाइफ इंश्योरेंस। मगर एक चीज लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई, कह रहा है जो हमारे इंडिया वालों ने 1912 में कॉपी तो कर लिया इंडियन लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1909 वाले से, बाहर वाले लॉ से, लेकिन जो 1909 वाला बाहर वाला लॉ था वो लाइफ इंश्योरेंस प्लस नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब जनरल इंश्योरेंस दोनों में डील करता था। लेकिन जो इंडिया वालों का लॉ था जो 1912 में आया वो खाली किस में डील करता था, लाइफ इंश्योरेंस में डील करता था, जनरल इंश्योरेंस में डील नहीं करता था। द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 had some defects. The unhealthy concerns were not checked from the irregularities. There was no restriction on imposed on the investment of their funds. The unsound concerns could not be investigated. The foreign companies were exempted from submitting particulars regarding their Indian business. कह रहा है लेकिन 1912 वाला जो लॉ आया उसमें भी बहुत सारे डिफॉल्ट थे, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो कह रहा है क्या प्रॉब्लम्स थी कि उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि कौन कितना पैसा लगाएगा, वो वाली इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसा लेके आगे कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगी, कोई लिमिट नहीं थी उसके ऊपर। और उनके जो कंसर्न्स, उनकी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अगर सपोज कोई इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉड कर रही है तो उनके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई लॉ नहीं था कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कैसे करेगा। सेम अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके इंश्योरेंस बिजनेस सेटअप कर रही है तो उनके उनका इंडिया में पहले कौन कौन से बिजनेस है, वो क्या क्या काम करती हैं, उसकी डिटेल्स बताने के कोई प्रोविजंस नहीं थे। देन उसके बाद कह रहा है बहुत सारी चीजें खत्म हुई। देन उसके बाद आपको पता है इंडिया में इंश्योरेंस एक्ट आया, कौन सा 1938 भी आया, फिर उसमें वो सारी कमियों को दूर भी किया गया। देन एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, एफडीआई समझो। अगर बहुत सीधी सी भाषा में समझाऊं तो टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा, तो अगर सिंपल सी भाषा में समझना है तो ऐसे समझ लो कि अगर बाहर की कंपनी इंडिया की कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करती है एफडीआई में, तब आप लगाते, एफडीआई में लगाने का मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब बनती है जब आप इंडियन कंपनीज में अपना कंट्रोल पाना चाहते हो, और कंट्रोल कैसे आता है, थ्रू वोटिंग पावर, और वोटिंग पावर कैसे आती है, थ्रू इक्विटी शेयर्स। तो एफडीआई बेसिकली क्या मतलब होता है कि अगर बाहर की कंपनी इंडियन कंपनीज की इक्विटी में पैसा लगा रही है तो उसे हम बोलते हैं एफडीआई, उसे हम क्या बोलते हैं, एफडीआई। तो आपको एक चीज बता दूं, इंडिया में जब ऑब्वियस सी बात है कि जब इंडिया में बाहर से पैसा आ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और आपको पता है इंडिया में जब फॉरेन एक्सचेंज आता है तो उसके लिए इंडिया में एक लॉ है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेमा। और जब भी इंटरनेशनल एंगल आ जाएगा, इंटरनेशनल एंगल का मतलब है एक इंडिया का कंपनी है एक बाहर की कंपनी है, या एक इंडिया की एक बाहर की है, और या उल्टा कर लो अपोजिट, एक बाहर की एक इंडिया की, या कुछ भी बोल लो। तो कह रहा है अगर इंटरनेशनल एंगल आ जाएगा तो फेमा जरूर लगेगा। तो फेमा में ना दो चीजें हैं एफडीआई लाने के लिए, एफडीआई लाने के लिए दो रूट है, एक है ऑटोमेटिक रूट, एक है अप्रूवल रूट। एक है ऑटोमेटिक रूट, एक है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट में क्या फर्क है कि अगर बाहर की कंपनी इंडिया में कोई पैसा लगाना चाहती है, और आपको पता है फेमा के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स को रेगुलेट कौन करता है, जैसे सेबी को, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सेबी। इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, ईडा। ऐसे फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, आरबीआई रेगुलेट करता है। तो अब क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट वो रूट है जहां पे नो अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड, नो अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड। नाम से क्लियर ना, ऑटोमेटिक रूट मतलब आरबीआई के बिना परमिशन के ऑटोमेटिक पैसा लगा लो, इंडियन कंपनीज में बिना परमिशन के पैसा लगा लो, नो अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड। और अप्रूवल रूट का मतलब होता है अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर इंडिया में एफडीआई लगानी है, एफडीआई लगाने के लिए दो रूट होगा, एक हो गया ऑटोमेटिक रूट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में करनी है, इंडियन कंपनीज में पैसा लगाना है, तो दो रूट हो गए, कौन कौन से, एक हो गया ऑटोमेटिक रूट और एक हो गया अप्रूवल रूट। तो ऑटोमेटिक रूट में नो अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड, अप्रूवल रूट के अंदर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। तो क्या हो रहा है, मैं जरा बात करने जा रहा हूं। पहले क्या होता था, अगर कोई मान लो फॉरेन कंपनी या फॉरेन इन्वेस्टर अगर इंडियन कंपनी के अंदर एफडीआई लगाना चाहता है, मतलब क्या, इंडियन कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो खाली अगर
कितना कर सकता था, अप टू 26% तक कर सकता था। मतलब अगर इस इंडियन कंपनी की जो 100% होल्डिंग है, तो 100% मतलब मान लो अगर इसके 1 लाख शेयर हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, तो वो खाली कितने ले सकता था, 26,000 इक्विटी शेयर्स तक ले सकता था अप्रूवल रूट में। किस रूट में, अप्रूवल रूट में ले सकता था। किस में रूट में ले सकता है, सॉरी ऑटोमेटिक रूट में, ऑटोमेटिक रूट में ले सकता था। कि मतलब 26% तक उसको ऑटोमेटिक रूट में ले सकता था, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। किसका अलावा कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में लगाना चाहता था तो 26%, हालांकि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को मना करा गया है, पाकिस्तान वालों को, बांग्लादेश वालों को तो हम लगाने नहीं देते पैसा कुछ कुछ जगहों पे, वो जब हम फेमा पड़ेंगे तब बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना मानो कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनीज में अगर पहले लगाना चाहता था तो ऑटोमेटिक रूट में, मतलब बिना परमिशन के, कितना लगा सकता था इक्विटी के अंदर एफडीआई की फॉर्म में, 26% बिना ऑटोमेटिक रूट में। अब उनको, क्योंकि अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को आपको पता है लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इस 26% की लिमिट को कर दिया गया 49%। कितना कर दिया गया, 49% अंडर ऑटोमेटिक रूट। इसका मतलब अगर आज की डेट के अंदर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनीज में लगाना चाहता है तो वो ऑटोमेटिक रूट में 49% तक लगा सकता है इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। कितना लगा सकता है, कोई बाहर वाला बंदा इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज की इक्विटी में पैसा लगाना चाहता है तो वो कितना लगा सकता है, 49% लगा सकता है ऑटोमेटिक रूट में, बिना परमिशन के, है ना। मगर एक चीज समझने वाली है, बताने वाला हूं, क्या बड़े ध्यान से सुनना। 49% तक की पावर क्यों ली, तुम्हें अगर इसका नॉर्मली लॉजिकली बात समझ आती हो कि अगर एक चीज समझो कि हमारे इंडिया में ओआर कितने पे पास होता है, मोर देन 50 पे। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है, मोर देन 50% पे। स्पेशल रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है, 75% और मोर पे। अब तुम खुद सोचो कि ठीक है कि भाई, क्या ठीक है क्या, कि अगर हम लोग एक प्रॉब्लम, एक चीज सीखने को क्या मिली, जरा ध्यान से सुनना, कि भले ही हम लोग एसआर पास नहीं कर सकते, क्यों, अगर हमने 49% बाहर वाले को दे भी दिया तो हम एसआर तो पास नहीं कर पाएंगे, क्यों, खुद अपने दम पे इंडिया वाले, क्यों, क्योंकि उस कंपनी में अगर 100% शेयर होल्डिंग है, 49 अगर फॉरेनर्स के पास है तो इंडिया वालों पे कितनी होगी, 51। तो अगर हम एसआर तो अपने आप पास नहीं कर सकते, फॉरेन इन्वेस्टर्स की कंसेंट चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे भी ओआर पास करना है तो हम खुद ही पास कर लेंगे बिना फॉरेनर्स की कंसेंट लिए, क्योंकि मोर देन 50 तो हमारे पास है ही ना, 51% तक तो हमारे पास है ही। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हम खुद ही पास कर सकते हैं बिना फॉरेन इन्वेस्टर्स की रोक जोक के, क्योंकि ओआर के लिए कितना चाहिए होता है, मोर देन 50। और इंडिया ने, इन्होंने खाली बाहर वालों को खाली कितना अलाउड करा, 49 तक लास्ट। तो 49 बाहर लगाएगा तो 51 किसके पास होगा, इंडियंस के पास। इंडियन वाले कम से कम ओआर तो अपने दम पे पास कर ही लेंगे। एसआर पास करना होगा तो 75% चाहिए होता है टोटल का, तो फिर उस केस में उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा 75% तक, लेकिन ओआर तक के लिए हम खुद ही पास करा लेंगे। समझ आया कि अब ऐसा क्यों करा हम लोगों ने। तो अच्छा, और पहले कितना था, अभी 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 पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, कहां गया कहां गया कहां गया, ये देखो, अब पढ़ते हैं इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया। और ये जो लिमिट आई है ना, ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000, कंपनीज कह रहा हूं, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट 2015 में आई है। इंश्योरेंस लॉज जो इंडिया में थे उनको अमेंड किया गया था 2015 में, तो हम आपको लेटेस्ट ही पढ़ाएंगे। जो अमेंडमेंट भी 2015 में, सारी अमेंडमेंट भी कराऊंगा कि क्या क्या अमेंडमेंट आई, उन अमेंडमेंट पे क्वेश्चन भी बनता है पेपर के अंदर। तो पहले अमेंडमेंट से पहले 2015 में जो अमेंडमेंट आई, उससे पहले लिमिट कितनी हुआ करती थी एफडीआई की, 26%। अब वो कितनी हो गई है, कितनी हो गई है, 49% तक ऑटोमेटिक रूट में। तो अब देखो, इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया was opened up for private sector in 2000। प्राइवेट सेक्टर के लिए कब ओपन करी गई, 2000 में, विद द इनेक्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। जब इंडिया में 1999 में इडा बन गया, तो इरडा आने के बाद सन 2000 में प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया गया कि अब आप लोग भी इंडिया में इंश्योरेंस खोल लो। उसके बाद कौन कौन आई होंगी, टाटा वाली आ गई, टाटा इंश्योरेंस आ गई, है ना, टाटा एलआईजी आ गई, कोटक महिंद्रा वालों की भी इंश्योरेंस आती है, बजाज वालों की भी आती है, सबकी आती है, रिलायंस की भी आती है। Before opening up the sector for the private players, the industry consisted only two state insurance। कह रहा जब तक प्राइवेट सेक्टर वालों का काम नहीं खोला था, जब तक प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउड नहीं करा था, उससे पहले कह रहा इंडिया में दो ही प्लेयर थे। एक तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन था, एलआईसी, और जनरल इंश्योरेंस के लिए कौन सा था, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और दोनों ही आपको पता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और आगे जीआईसी हैड 4 सब्सिडरी, उस टाइम पे 4 सब्सिडरीज थी, अब आपको पता है आज के डेट में कितनी है, 5 सब्सिडरीज हैं। और कहता है एज ऑन मार्च 2016 इंडिया में 52 इंश्योरेंस कंपनीज बन गई ऑपरेटिंग इन इंडिया, आउट ऑफ विच 24 आर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड 28 जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। कहता है मार्च 2016 तक इंडिया में 52 इंश्योरेंस कंपनीज थी, जिसमें से 24 लाइफ इंश्योरेंस में डील करती थी और 28 जनरल इंश्योरेंस में डील करती थी। तो बेसिक बातें कर रहा है। और अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अप टू 26% ऑफ एफडीआई इज परमिटेड थ्रू द ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट, नहीं ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट अलग चीज है, अप्रूवल रूट अलग चीज है।
पहले खाली कितना अलाउड था, 26% तक की एफडीआई अलाउड थी। ये तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा हुआ था ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट, उसको मैंने ठीक करके क्या करा, ऑटोमेटिक रूट। भगवान जाने सीएमए फाइनल वालों का, स्टडी मैट वाले क्या चाहते हैं। तो अप टू 26% तक की जो एफडीआई थी वो ऑटोमेटिक रूट में अलाउड थी, और फॉर एफडीआई अप टू 49% द अप्रूवल ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशन प्रमोशन बोर्ड इज रिक्वायर्ड। और पहले क्या होता था कि अगर उससे ऊपर जाना है, 49% तक जाना है, तो एक बोर्ड होता था एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड होता था, पीबी। अभी मैं होता था क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बोर्ड अब अबॉलिश हो चुका है, ये बोर्ड अब अबॉलिश हो चुका है ही नहीं। तो अब पहले 26% तो ऑटोमेटिक अलाउड था, अगर 26% से ऊपर 49% तक का अगर एफडीआई करनी थी इंडिया में तो एफआईपीबी का अप्रूवल चाहिए होता था। मतलब 49% पहले भी करना अलाउड था, लेकिन 26% तक ऑटोमेटिक रूट में, और उसके बाद अप्रूवल लेना होता था एफआईपीबी का। लेकिन आज के डेट में वो खत्म हो गया है। और अब वो क्या कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब आज के डेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, तो उसकी वजह से इंडिया में एफडीआई नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया गया, और आज की डेट में अप टू 49% तक ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी जो है वो अलाउ कर दिया गया अंडर ऑटोमेटिक रूट। जो पहले कितना था 26%, अब कितना हो गया 49% ऑटोमेटिक रूट में। बस सब्जेक्ट तो क्या है, आईआरडीए वेरिफिकेशन करेगा, बस एक वेरिफिकेशन करवानी है आईआरडीए की कि कंपनी जो बाहर वाले इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, बस आईआरडीए वेरिफिकेशन करेगा। आईआरडीए का अप्रूवल नहीं लेना, बस वो वेरिफिकेशन करेगा। लेकिन आज के डेट में आप ऑटोमेटिक रूट में इंश्योरेंस कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर कितना लगा सकते हैं एफडीआई की फॉर्म में, 49% तक लगा सकते हैं। और पहले कितना चाहिए होता था, 26% लगा सकते हैं, अब कितना लगा सकते हैं 49% तक लगा सकते हैं ऑटोमेटिक रूट में। अब हम करते हैं इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट। आई होप आपको बेस क्लियर हुआ होगा। अब हम इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट स्टार्ट करते हैं 2015।